प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2087 ब्लिज़र्ड सिटी लौटना। जब सभी लोग झंग यी की नेक्स्ट एक्शन का इंतजार कर रहे थे, तभी तियनहाई सिटी में अचानक एक बड़ी घटना घटी। ब्लिज़र्ड सिटी की दिशा से दर्जनों विशाल ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स बर्फ से ढके मैदानों और आइस को पार करते हुए तियनहाई सिटी के क्षेत्र में पहुंचे। तियनहाई सिटी के बंकर्स में छिपे नागरिक बड़े बड़े बैग्स उठाएं और अपने परिवार के हाथ थामे उत्तर की ओर बढ़ने लगे। वे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में चढ़ गए। हर व्हीकल एक बार में 1000 लोगों को ले जा सकता था, यानी हर ट्रिप में 10,000 से ज्यादा लोग ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ये सभी लोग ट्रेन से ब्लिज़र्ड सिटी यानी जियांगनन रीजन के कोर क्षेत्र की ओर रवाना हुए। झंग यी ने सीधा तियनहाई फोर्ट्रेस को खाली करवा लिया। एक बार जब तियनहाई सिटी की ये आइकॉनिक बिल्डिंग हटा दी गई, तो पूरा शहर एक जमी हुई कीचड़ भरी जमीन में बदल गया। ब्लिज़र्ड सिटी की ओर से जिन लोगों को इवैक्यूएट करने भेजा गया था, वे सभी रोज टीम के सदस्य थे। ये टीम, जो पूरी तरह से फीमेल एलियन से बनी थी, पहले जियांगनन रीजन की कोस्टल पेट्रोल टीम थी। लेकिन जब से झंग यी और उसकी टीम प्रसिद्ध हुई, कोस्टल डिफेंस की जरूरत खत्म हो गई थी। इसी वजह से ये टीम सुनामी में मारी नहीं गई। लिंगू फीक्शु, रोज टीम की कैप्टन, अब अपनी एबिलिटी के पीक पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसी सुपरनैचुरल बीइंग जिसके पास 9,999 पॉइंट्स की एबिलिटी इंडेक्स थी। वो झंग यी के पास आई और ब्लिज़र्ड सिटी की तैयारी पर रिपोर्ट दी। लॉर्ड केओस, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार हमने ब्लिज़र्ड सिटी में खास तौर पर एक क्षेत्र तैयार किया है, जहां तियनहाई सिटी के लोगों को रखा जा सके। हाउसिंग, खाना, हॉट वाटर और हीटिंग, किसी चीज की कमी नहीं है। झंग यी ने सिर हिलाया। अच्छा है, तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। लिंगू फीक्शु मुस्कराई और सिर हिलाया। वो अभी भी अपनी सफेद और नीली मिलिट्री यूनिफॉर्म में उतनी ही वीरता से भरी दिख रही थी। मजाक मत कीजिए लॉर्ड केओस। जियांगनन रीजन में पिछले 3 सालों में कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। ये सब आपके कारण है, आप जैसे गार्डियन एंजल की वजह से ही। अब आपने जो ये छोटी सी रिक्वेस्ट की, जनरल झू ने तुरंत ही हाई स्टैंडर्ड्स पर तैयारी करने का आदेश दे दिया। झंग यी मुस्कराया। तो ज़हू शुआई को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। लिंगू फीक्शु ने आंखें घुमाई और कहा, खुद जाकर बोल देना बाद में। झंग यी ने पूरी फुइंग आर्मी को पीछे की सुरक्षा में लगा दिया। जब तियनहाई सिटी के सभी लोग और जरूरी इक्विपमेंट ट्रांसफर हो गए, तो झंग यी आखिरी स्पेशल ट्रांसपोर्ट ट्रेन में बैठकर ब्लिज़र्ड सिटी रवाना हुआ। रोज टीम की लड़कियां चुपचाप उस डिब्बे में पहुंच गई जहां झंग यी बैठा था, और उस लेजेंडरी हीरो को निहारने लगी। लड़कियां झंग यी के हैंडसम प्रोफाइल को देखकर शर्म से लाल हो रही थी, और उनके मन में कई कल्पनाएं दौड़ने लगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक गंभीर आवाज सुनाई दी, और रोज टीम की सभी सदस्य डर से एकदम सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई। लिंगू फीक्शु वहां आई, भौहें चढ़ाई और डांटते हुए बोली, ये समय ऐसा है और तुम लोग यहां खड़े दूसरे को झांक रही हो। जाओ अपने अपने डिब्बों में और व्यवस्था बनाए रखो। ये ट्रांसफर ऑपरेशन ज़हू शुआई के विशेष आदेश से हो रहा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस। लड़कियां निराश होकर वहां से चली गई। लिंगू फीक्शु झंग यी के डिब्बे के बाहर पहुंची। ट्रांसपेरेंट ग्लास से देखा कि झंग यी सोफे पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। वो मुस्कराई, दरवाजा खोला और अंदर आई। लॉर्ड केओस, कुछ मदद कर सकती हूं? झंग यी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। इस समय ट्रेन में झंग यी अकेला बैठा था। बाकी लोगों को जगह देने के लिए उसने उन्हें म्यू यान की शैडो में रहने दिया था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस बाहर की स्नोई फील्ड्स देख रहा था और सोच रहा था, आखिरी बार कब वसंत का मौसम देखा था? लिंगू फीक्शु भी सामने बैठ गई और उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। कौन जाने ये ठंड कितने साल चलेगी। अगर ये बस एक छोटी आइस एज है तो कोई बात नहीं,
कुछ दशकों में निकल भी गई तो भी ह्यूमन सोसाइटी रिकवर कर सकती है। कम से कम मरने से पहले चारों मौसम तो देख पाएंगे। मगर डर है कि ये कोल्ड स्पेल बहुत लंबा ना हो जाए। झंग यी मुस्कराया और इस उदासी भरे विषय को आगे नहीं बढ़ाया। बूम बूम बूम, बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। लिंगू फीक्षु ने देखा कि उनकी टीम की एक लड़की ट्रॉली लेकर आ रही थी। मैंग ज़ोक्सियाओ, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने जीप बाहर निकाली। मैं मिस्टर केओस को ड्रिंक देने आई हूं। लिंगू फीक्षु ने ट्रॉली ले ली। तुम बाहर जाओ, मैं यहां हूं। मैंग ज़्याओक्सियाओ ने गुस्से और दुख से उसे देखा, लेकिन लिंगू फीक्षु की अथॉरिटी के आगे उसे चुपचाप बाहर जाना पड़ा। लिंगू फीक्षु झंग यी की ओर मुड़ी और उसके सामने एक जेंटल एक्सप्रेशन लाकर बोली, लॉर्ड केओस, आप क्या लेना चाहेंगे, कॉफी या टी? झंग यी ने कहा, उबला हुआ पानी ही ठीक है। आप वाकई अलग है। आपका टेस्ट भी आम लोगों से अलग है। लिंगू फीक्षु ने उसकी तारीफ की और उसके लिए उबला पानी डाला। उसने खुद के लिए भी एक गिलास डाला। झंग यी ने पानी की चुस्की ली और कैजुअली बात करने लगा। मैंने बहुत वक्त से ब्लिजर्ड सिटी नहीं देखा है, वहां कुछ बदला है क्या? लिंगू फीक्षु बोली, ब्लिजर्ड सिटी अब और बेहतर हो गया है। अपोकलिप्स के बाद कमजोर लोग खुद ब खुद बाहर हो गए। शुरू में ज़हू शुआई की पॉलिसी थोड़ी अमानवीय लगी। ओल्ड, वीक, सिक और डिसेबल्ड को खुद का रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन अब जो बचे हैं वो वाकई ताकतवर और सक्षम है। झंग यी ने पूछा, तो फिर एलियंस का क्या? सेकंड म्यूटेशन के बाद ब्लिजर्ड सिटी में एलियन की संख्या भी तो काफी बढ़ी होगी, है ना? लिंगू फीक्षु ने सोचा कि ये कोई सेंसिटिव बात नहीं है, तो उसने सिर हिलाया। हां, नए टैलेंट्स बहुत है, मगर अभी भी उन्हें स्क्रीन, सिलेक्ट और ट्रेन करना होगा। कम से कम 1 साल लगेगा उन्हें यूजफुल बनने में। सिटी में कोई नया इप्सिलॉन पैदा हुआ क्या? झंग यी ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिंगू फीक्षु की आंखों में थोड़ी उदासी आ गई। उसने सिर हिलाया। नहीं, उसके लहजे में गहरी मायूसी थी। इप्सिलॉन लेवल तक पहुंचना आसान नहीं है। बाकी कैप्टन्स और मैं अपनी टैलेंट की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अगर ब्रेक थ्रू करना है तो बाहरी मदद चाहिए। मगर आप जानते हैं, वो मौका हमारे पास नहीं है। उसने झंग यी की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी और एक सच्चा इंतजार झलक रहा था। झंग यी ने सिर झुकाकर पानी पीते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वो अच्छी चीजें तो ज़हू शुआई की गॉडडॉटर को मिली होंगी, है ना? ये सुनकर लिंगू फीक्षु का एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए जटिल हो गया। हालांकि उसने चेहरा जल्द ही संभाल लिया, लेकिन झंग यी की नजरों से यह छिपा नहीं रहा। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लिंगू फीक्षु ने जल्दी से सिर हिलाया। ऐसा कैसे कह सकते हैं? आखिर वो ब्लिजर्ड सिटी की सबसे ताकतवर लड़की है और ज़हू शुआई की सपोर्ट भी। हम समझ सकते हैं। झंग यी हंसा। हे, असल में अब किसी को इप्सिलॉन बनाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। चैप्टर 2088, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होते हैं। तुम्हें लगता है कि रिसोर्सेज कम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो। अपोकलिप्स के चौथे साल तक झंग यी के आसपास के ज्यादातर लोग इप्सिलॉन लेवल तक पहुंच चुके थे। चाहे वो सोर्स ऑफ गॉड हो या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन ने इन एडवांस्ड सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन मेथड्स को मास्टर कर लिया था। ह्यूमन अभी भी इस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह मैच्योर हो जाएगी, तब इप्सिलॉन की संख्या बढ़ेगी। लेकिन तब तक ह्यूमैनिटी के लिए बचा हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी शायद इतना ना हो और उन्हें दूसरों के लेफ्ट ओवर्स पर जीना पड़े। लिंगू फीक्षु ने अपने होंठ दबाए और कप को थोड़ा और कस के पकड़ लिया। लॉर्ड केओस, क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके साथ रहने का कोई चांस है? वो झंग यी की तरफ जलती निगाहों से देख रही थी। उसका शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका ओपनिंग ढीला हो गया और एक मोहक दरार दिखाई देने लगी। झंग यी का दिल हल्का सा कांपा,
लिंगू फिक्शु को नहीं पता था, लेकिन झंगी को साफ पता था कि शैडो में बहुत लोग थे। शुक्र है कि झंगी ने समय रहते विजन शेयरिंग को बंद कर दिया, नहीं तो वे सब देख लेते कि यहां क्या चल रहा था। ओ, तुम क्या कहना चाहते हो? झंगी ने अपनी नजरें नीचे झुकाई और शांत स्वर में चाय पीते हुए पूछा। लिंगू फिक्शु ने धीमे और मोहक आवाज में कहा, मेरा फ्यूचर ब्लॉक हो चुका है, आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन लॉर्ड हुंदून, मुझे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करनी है। अब सिर्फ आप ही मुझे ये मौका दे सकते हैं। मुझे पता है आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग आपको फॉलो करते हैं वे सब इप्सिलॉन बन चुके हैं। टैलेंट के मामले में मैं लिंगू फिक्शु किसी से कम नहीं हूं। अगर आप मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हों तो उसने जैसे कोई बड़ा डिसीजन लिया, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। झंगी ने शांत स्वर में सिर उठाया और लिंगू फिक्शु के सुंदर चेहरे की ओर देखा, लेकिन उसके दिल में ज्यादा कोई हलचल नहीं हुई। सिग्मा मैन कभी भी किसी महिला के जाल में आसानी से नहीं फंसते और झंगी के आसपास कभी भी सुंदरियों की कमी नहीं रही। इस दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे टैलेंट बहुत देखे हैं। लिंगू फिक्शु थोड़ा निराश दिखी, लेकिन वो नहीं समझ पाई कि झंगी का टैलेंट किस तरह का था। क्या वो सुपरनैचुरल पावर्स की बात कर रहे थे या कुछ और? उसने अपने हाथ सीने पर रखे और अपने फिगर और अपीयरेंस पर संदेह करने लगी। रोज टीम की कैप्टन होने के बावजूद उसने अपने रूप को दांव पर लगाया और फिर भी एक मौका तक नहीं पा सकी। क्या उसने झंगी को अंडर एस्टिमेट कर दिया? हां, आखिर ऐसा आदमी क्यों नहीं होगा जिसके पास पहले से खूबसूरत औरतें हों? अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। जब वो रिग्रेट में डूबी हुई थी, झंगी ने अचानक ये कहा। लिंगू फिक्शु ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से एक आशा की किरण चमकी। मैं समझ गई। वो अचानक उठ खड़ी हुई, दोनों हाथों से मेज का सहारा लिया और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगी। ये कहकर वो बॉक्स से बाहर भाग गई। झंगी ने थोड़ा भ्रमित होकर कहा, ये इतनी शर्मिंदा क्यों लग रही थी? यांग जिंगसिन की ठंडी आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से आई। भाई, मुझे तो पता नहीं था कि आपकी इतनी स्ट्रांग जरूरत है। झंगी थोड़ा पजल्ड हुआ। क्या हुआ? उसने ध्यान से सोचा और तुरंत समझ गया कि उसने जो अभी कहा था उसका मतलब शायद गलत लिया गया है। तुम लोग क्या सोच रही हो? मेरा मतलब था कि अगर भविष्य में मुझे उससे कोई काम करवाना होगा तो मैं कांटेक्ट कर लूंगा। और तुम लोगों ने इसका क्या मतलब निकाला? यांगसिया की आवाज धीमे से आई। लेकिन तुम्हें उससे और क्या काम है? झंगी ने कंधे उचका दिए। अभी तो बस बड़ी बात बोल दी, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। झंगी ने तियनहाई सिटी के सारे लोगों को ब्लिजर्ड सिटी में शिफ्ट कर दिया। ये बात तेजी से फैल गई। चूंकि तियनहाई सिटी पर वुलुयन एम्पायर की नजर थी, उन्होंने इस बड़े स्तर की रीलोकेशन को अपनी कैलकुलेशंस में पहले से शामिल कर लिया था। कई फोर्सेस को अफसोस हुआ। वो चाहते थे कि वर्ल्ड क्लास एलियन टीम और वुलुयन एम्पायर की सीधी भिड़ंत हो, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि झंग यी का ये स्टेप काफी रैशनल था। जब सामने वाले को हराना इम्पॉसिबल हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि चुपचाप रिट्रीट कर लो। बस थोड़ी शर्मनाक लगती है। ये न्यूज जल्दी ही झेंगलो यानी वुलुयन एम्पायर के अंडरवर्ल्ड गेटकीपर के कानों तक पहुंची। झेंगलो पिछले कुछ समय से बहुत खराब मूड में था और कई दिनों से सोया तक नहीं था। अपने प्यारे बेटे की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। अब अगर वो कोशिश भी करे तो नया बच्चा होने में वक्त लगेगा, और फिर भी ये तय नहीं कि वो बच्चा इतना कैपेबल होगा या नहीं। पोकोंग जैसा बेटा उसकी मेहनत और समय की देन था, एक कंप्लीट मास्टरपीस। वो इस सदमे को झेल नहीं पा रहा था। अपने सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुनने के बाद झेंगलो ने डेस्क के पीछे बैठते हुए अपनी आंखें उठाईं। उसके मोटे काले घेरे वाली आंखों में खून जैसी लाल रोशनी थी और प्यूपिल्स वर्टिकल थे। भागना चाहते हो? हाँ,
उसने अपनी मुट्ठी भींची और मेज पर क्रैक की आवाज के साथ दरार पड़ गई। उसके सामने खड़ी सबॉर्डिनेट, सिल्वर आर्मोर्ड जनरल मितिया, एक पतली महिला थी। इंसानों के नजरिए से देखा जाए तो वो भी बेहद सुंदर थी। उसके लंबे सफेद बालों में छोटे छोटे भूरे सींग थे। गहरे भूरे रंग की त्वचा पर हल्के स्केल्स थे जो उसके गालों और शरीर के कुछ हिस्सों पर थे। उसने झेंग लो से कहा, मार्शल, जब तक हम उस 6th जनरेशन के इंसान हु डन को नहीं पकड़ते, हमें पोकों की मौत का असली कारण नहीं पता चलेगा। उन्होंने नहीं माना कि झंग यी ने पोकों को मारा, क्योंकि वो इंसानी जाति को बहुत कमजोर मानते थे। इसलिए हुएक्सू स्टेट से बदला लेना बस एक तरीका था अपना गुस्सा निकालने का। हालांकि हुएक्सू किंगडम को बर्बाद करना अब भी झेंग लो की रिवेंज का हिस्सा था। वो भाग गया तो चींटियों में भी अकल होती है, जानता है कि उसे हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। मगर कोई फायदा नहीं, वो जरूर मरेगा और मैं उसके आसपास के किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मैं उस लैंड पर बसी पूरी कंट्री को मिटा दूंगा, मितिया ने याद दिलाया। लेकिन मार्शल, हुएक्सू कंट्री की अंडरग्राउंड रेस का क्या? किनलिंग ड्रैगन क्लैन का जिक्र आते ही झेंग लो के चेहरे पर डर की झलक आई। पिछले मिशन की फेलियर के बाद वो इंपीरियल डॉक्टर्स को एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स खोजने का आदेश दे चुका था ताकि उस मिस्टीरियस रेस के बारे में कुछ पता चल सके, और उसे कुछ सच में मिला। उस खोज का रिजल्ट इतना भयानक था कि उसके दिल में डर बैठ गया। अगर हुएक्सू किंगडम के नीचे जो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है वही पिछली सभ्यता की रूलिंग फोर्स थी, तो वुलियन एम्पायर का उनसे लड़ना मतलब खुद अपनी मौत बुलाना है। अभी शोर पर जाने का मत सोचो, पहले उन्हें टॉर्चर करो, फिर मैं तरीका ढूंढूंगा जिससे वो लोग केओस और उसके परिवार को हमारे हवाले करें।